हाँ भाई, वीडियो ऑन कर लो अपनी अपनी। गुड मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग बेटा, मॉर्निंग। मॉर्निंग खुशी। पता ही नहीं। सात जने हैं। वीडियो ऑन करो भाई अपनी अपनी। नाम लिख इनका, तू भी एक बार ज्वाइन करके नाम लिख सबका, कौन कौन आया है आज। इनके घर पे कॉल जाएगा सबके। मजे ले रखे हैं उन्होंने। कर लिया। चलो बेटा। मॉर्निंग हर्ष। हर्ष टाइम पे आया कर। चलो बेटा, आज अपन बात करेंगे किसके बारे में। आज अपन बात करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 4 है शायद ये, है ना। आज अपन बात करने वाले हैं बेटा किसके बारे में, मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं आज अपन। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, अब मेटेलिक कैरेक्टर में क्या होता है बेटा। म्यूट कर देना, मेरे को भी म्यूट कर दे। मॉर्निंग गौरव, मॉर्निंग। मैं पागल, म्यूट कर दे। खराब हो रहा है। चलो बेटा, किसकी बात कर रहे हैं आज अपन, मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब होता है धात्विक गुण। क्या बेटा, धात्विक गुण। कि भाई लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, और अपन टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, धात्विक गुण। धात्विक गुण, कैरेक्टर का मतलब हो गया गुण। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लो कि मेटेलिक कैरेक्टर में होता क्या है बेटा। तो मेटेलिक कैरेक्टर में क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर में जब आप लेफ्ट से राइट में जाते हो, किधर से किधर की तरफ जाते हो बेटा, बाएं से दाएं तरफ जाते हो। किसके अंदर, पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। वो भी मैं बताऊंगा कैसे होता है। और अगर मैं टॉप टू बॉटम जाता हूँ ना बेटा, टॉप टू बॉटम जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। बोले तो बढ़ता है। मैंने क्या बोला, मेटेलिक कैरेक्टर मतलब मेटेलिक कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है जिसके अंदर मेटल का गुण ज्यादा पाया जाता है। भाई मेटल की कुछ प्रॉपर्टी होती होंगी, धातु की कुछ प्रॉपर्टी होती होंगी, कुछ गुण होते होंगे जिसके अकॉर्डिंग उसको धातु बोला जाता होगा। क्या 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 गुण होते हैं, जैसे कि जो मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं, नेचर में सॉलिड होते हैं। मेटल जो होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं बेटा, सॉलिड होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से इनको बोला गया कि ये मेटल है। ठीक है, तो अगर अपन पीरियोडिक टेबल के अंदर, किसके अंदर, आवर्त सारणी के अंदर अगर लेफ्ट से राइट में जाएंगे, किधर से किधर की तरफ जाएंगे, लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, धात्विक गुण बढ़ता है। ठीक है, तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, या फिर हम इसको ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। ये भी हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट से राइट में जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का मतलब होता है विद्युत धनात्मकता। क्या बोलते हैं इसको, विद्युत धनात्मकता। ठीक है, इसका जो कैरेक्टर है ना वो डिक्रीज होता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे से मिले जुले हैं। ये मेटेलिक कैरेक्टर और विद्युत धनात्मकता, ये दोनों आपस में एक दूसरे से क्या है बेटा, मिले जुले से हैं। ठीक है, देखो समझो इस चीज को।
ये चीज तो पता होगी बेटा तुम लोगों को कि जो मेटल होते हैं ना, मतलब जो मेटल होते हैं या फिर मेटल वाले जो एलिमेंट होते हैं ना, वो हमेशा अपने ऊपर क्या लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। सब लोग अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लो। निष्का, हर्षित, तनिष्क, गौरव, प्रिंस, तनु मीना, शेख, शोएब, तनु, विवेक व्यास, हर्षिता शर्मा, सब लोग अपनी अपनी वीडियो ऑन करो, है ना। तो बेटा मैंने क्या बोला, मैंने तुम लोगों को ये बोला कि जो मेटल होते हैं ना, जो धातु होती हैं, वो धातु हमेशा अपने ऊपर कौन सा चार्ज लेती हैं, पॉजिटिव चार्ज लेती हैं। क्योंकि जो धातु होती है ना, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देने का काम करती हैं, ठीक है। मतलब 99% केस में जो धातुएं होंगी या जो मेटल होंगे ना, वो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेंगे। फिर मैंने तुम लोगों को पूरी पीरियोडिक टेबल बताई थी। पीरियोडिक टेबल के अंदर या आवर्त सारणी के अंदर मैंने तुम लोगों को ये बताया था, ये जो पीरियोडिक टेबल है ना, इसके लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट हैं वो मेटल है, और इसके राइट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या है बच्चा, नॉन मेटल है। वो क्या है, नॉन मेटल है। ये चीज मैंने बताई थी। और एक चीज और आज ध्यान रख लो कि जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेने का काम करते हैं। जो मेटल होते हैं बच्चा, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। इलेक्ट्रॉन देने की वजह से उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से या धनात्मक चार्ज आने की वजह से उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। एज एन एग्जांपल मैं समझाता हूं बेटा। मान लो सपोज दैट मैंने क्या बोला, मैग्नीशियम की बात की या कैल्शियम की बात की मैंने, नहीं कैल्शियम की नहीं, एल्यूमिनियम की बात की मैंने, मैग्नीशियम की कह लो, चाहे मतलब जो पीरियोडिक टेबल होता है ना, उसके अंदर पहला ग्रुप जो आता है, पहला जो ग्रुप आता है ना, वो सारे मेटल है। जो सेकंड ग्रुप आता है बेटा, वो भी सारे क्या होते हैं, मेटल होते हैं, है ना। ये चीज ध्यान रखना। तो अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बेटा, मैं एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है ना बेटा, वो होता है 13। कितना होता है वो, 13। 13 होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा, 2,8,3। क्या होगा, 2,8,3। ठीक है। तो क्या होगा, ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए, भाई अब मैं नहीं बताऊंगा कि ऑक्टेट रूल क्या होता है, कब देगा कब लेगा, सब बता रखा है मैंने प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपनी स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, स्थायित्व की प्राप्ति के लिए ये क्या करेगा बेटा, ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा ना, तो इसके पास में 10 तो इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और 13 क्या हो जाएंगे, इसके ऊपर प्रोटॉन हो जाएंगे। बोले यहां तक चीज समझ में आई नहीं आई। मैंने क्या बोला, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो इसके पास में प्रोटॉन तो अभी भी 13 ही रह जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से Al के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा बेटा, +3। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया ना, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया ना। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। क्या बोला जाता है इसको, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। अब तुम बोलोगे कि सर लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ना चाहिए, ठीक है भाई। तुम लोग बोलोगे कि सर लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ना चाहिए, लेकिन आप डिक्रीज कर रहे हो। मैंने क्या बोला, मेटेलिक कैरेक्टर ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है। पहली चीज तो ये समझ लो कि जो मेटेलिक कैरेक्टर है उसी को ही हम लमसम ये बोल देते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है। अब मेटेलिक कैरेक्टर कब आएगा, किसी भी एलिमेंट के अंदर मेटेलिक कैरेक्टर कब आएगा, किसी भी एलिमेंट के अंदर या किसी भी तत्व के अंदर धात्विक गुण तब आएगा जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या मतलब, पॉजिटिव चार्ज अगर उसके ऊपर इजीली आ जाएगा ना, किसी भी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इजीली आ जाएगा ना, तो मेटेलिक कैरेक्टर उसके ऊपर इजीली आ जाएगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं, ये बोला जाता है कि मेटेलिक कैरेक्टर उसका उतना ही अच्छा होगा। मेटेलिक कैरेक्टर, मैंने क्या बोला, धात्विक गुण उसका उतना ही अच्छा होगा, उसका उतना ही अच्छा होगा जब वो इजीली पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा। इजीली पॉजिटिव चार्ज क्या कर लेगा बेटा, गेन कर लेगा। पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर जितना आसानी से आएगा ना, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उसका मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही अच्छा होगा। मैंने क्या बोला, मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही अच्छा होगा जब वो इजीली पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा। मतलब जितनी आसानी से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, जितनी आसानी से उसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसका मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही अच्छा होगा। ऐसे ही जैसे मेटेलिक होता है ना, धात्विक गुण होता है, वैसे ही अधात्विक गुण होता है। बोलिए तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है। उसमें क्या होता है कि भाई वो जितनी अच्छी तरीके से नेगेटिव चार्ज गेन कर लेगा, जितनी अच्छी तरीके से वो नेगेटिव चार्ज गेन करेगा ना बेटा, उतना ही अच्छा वो अधातु होगा। बोले तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा। तो दोनों को मैं समझाता हूं कैसे, है ना, कि भाई लेफ्ट से राइट जाने पर ये डिक्रीज क्यों हुआ और टॉप टू बॉटम जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज क्यों हुआ, बढ़ा क्यों, दोनों समझते हैं अपन। चलो करें इसको एक बार, वो कर लो। ये MC क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर है ना, कुछ और मत समझ लेना इसको, है ना।
MC बोले तो मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही अच्छा होगा जब वो इजीली पॉजिटिव चार्ज गेन कर ले। जितना अच्छी तरीके से वो पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही अच्छा होगा। जितना अच्छे तरीके से कोई भी एलिमेंट नेगेटिव चार्ज गेन करेगा या नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर लेके आएगा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही उसका अच्छा होगा। जल्दी से फटाफट से कैप्चर करो इसको, साइड में हो जाता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दूं। ओके डन। चलो देखो अब इसको थोड़ा सा फील करते हैं, है ना। मैंने क्या बोला, मेटेलिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोपॉजिटिवनेस दोनों सेम ही होती हैं। जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी शो करते हैं, जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी शो करते हैं। बोले तो विद्युत धनात्मकता को शो कौन करेगा, मेटल ही शो करेंगे, बोले तो धातु शो करेंगी। इज दैट क्लियर, है ना। ये भी मिटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए। चलो देखो अब बेटा वही जिंदाबाद अपना कौन सा, सोडियम, उसके बाद में मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये 3 एग्जाम्पल ले लिए बेटा मैंने, है ना। मतलब लेफ्ट से राइट में जा रहा हूं और बिल्कुल उधर साइड में चला जाऊंगा ना, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, उसके बाद में क्या जाता है नाम गालसी सिलिकॉन आ जाता है, फिर फास्फोरस आ जाता है, फिर सल्फर आ जाता है। वो नॉन मेटल में पहुंच जाते हैं। मतलब एक ही पीरियड में 8 एलिमेंट हैं, 8 एलिमेंट है, फिर 18 है, बताया था ना ऐसे करके। तो जो मैं थर्ड पीरियड की बात कर रहा हूं ना, थर्ड पीरियड के अंदर पहला सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर सिलिकॉन है, फिर फास्फोरस है, फिर सल्फर है, फिर क्लोरीन है, नाम गालसी पास्कल फिर ऑर्गन है। तो ये समझना, ये वाले जो है ना ये किसकी कैटेगरी में आते हैं, नॉन मेटल की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, तो अपन केवल यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सोडियम की बात करूं तो क्या होता है बेटा, 11 प्रोटॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 11 प्रोटॉन होने की वजह से इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 10 पॉजिटिव और 10 एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन तो 10 रह जाएंगे और प्रोटॉन 11 रहेंगे। तो Na के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। अब ये मैं अंदर तक डीप तक नहीं जाऊंगा, बता रखा है मैंने। ऐसे ही मैग्नीशियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो Mg के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, +2 आ जाएगा। और इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, 3। तो Al के ऊपर क्या आ जाएगा, +3। अब दिमाग में बात आती है कि सर यहाँ पे तो +1 है, यहाँ +2 है, यहाँ +3 है, तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज क्यों हो रहा है। लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज क्यों हो रहा है। तो मैंने तुम लोगों को ये चीज लिखवाई कि जितना इजीली किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जितना इजीली किसी भी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जितना अच्छे तरीके से, जितना आसानी से पॉजिटिव चार्ज या धनात्मक गुण आ जाएगा ना उसके ऊपर, तो उसकी मेटेलिक कैरेक्टर उसका उतना ही अच्छा होगा। तो एक बात बताना, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है या यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है। भाई जब आप यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना तो इसको बहुत ज्यादा एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, आपको देनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है, जब यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जबकि यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है, जब यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी और यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। इस वजह से Na+ आसानी से बन जाएगा लेकिन Al+3 आसानी से नहीं बन पाएगा। तो मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा किसका अच्छा होगा, सोडियम का। फिर +2 अगर अपने को निकालने तो थोड़ी और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इससे ज्यादा आसानी से ये नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना इतना ज्यादा आसान नहीं है, एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, एनर्जी का लेवल बहुत अच्छा होना रखना पड़ेगा। और फिर 3 वाले में तो और भी ज्यादा देनी पड़ेगी, उससे आगे 4 वाले में और भी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इस वजह से मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। इसका रीजन मैं बता देता हूं, इसका रीजन यहाँ पे लिख लेते हैं अपन। रीजन क्या है बेटा, इसका पहला रीजन तो क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग लेफ्ट टू राइट जाने पर जो आपका अट्रैक्शन फोर्स है, क्या जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होता है। ठीक है, उसकी वजह से न्यूक्लियर साइज या फिर एटॉमिक साइज क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। बताया था ना, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वो उसके इलेक्ट्रॉनों को पकड़ के खींचेगा, और जब पकड़ के खींचेगा तो परमाणुवीय आकार जो है वो क्या होगा, परमाणुवीय आकार एटॉमिक साइज जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। भाई अट्रैक्शन है, मान लो एक एलिमेंट ये है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, इनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ गया तो ये क्या करेगा, पकड़ के खींचेगा तो एटम की साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब लेफ्ट से राइट जाने पर एटम की साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, इंक्रीज होता है। अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर विल डिक्रीज।
मेटेलिक करैक्टर क्या होगा, कम होता जाएगा, क्योंकि हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बोला है नहीं आया समझ में बेटा? इसको अपनी लैंग्वेज में लिख डालो, है ना, इसको अपनी लैंग्वेज में लिख डालो कि अपने को यहाँ पे क्या करना है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, बाहर की तरफ निकालना है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कल पढ़ाई थी ना, कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको हम आयनन ऊर्जा या आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, उसको हम आयनन ऊर्जा या आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा देनी पड़ेगी, 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम देनी पड़ेगी, और इसको निकालने के लिए बहुत कम देनी पड़ेगी। मतलब मैं यहाँ ये बोल सकता हूं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसके लिए, 3 इलेक्ट्रॉनों के लिए इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसके लिए, 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसके लिए, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए। मतलब 3 इलेक्ट्रॉनों के लिए जो एनर्जी मैंने दी वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद में 2 के लिए जो दी वो इससे कम है लेकिन इससे ज्यादा है, और जो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए मैं दे रहा हूं वो इससे क्या है, कम है, और 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी मैं दे रहा हूं वो बहुत कम है। बोलो चीज आई नहीं आई समझ में? बोलो बेटा, तो इसका कंसेप्ट क्या है, जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेटेलिक करैक्टर क्या होता है बच्चा, डिक्रीज होता है। डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज क्या होता है बेटा, कम होता है। एटॉमिक साइज कम होने की वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना बहुत मुश्किल हो पाता है। क्यों, क्योंकि एटॉमिक साइज कम होगा, इसका मतलब अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने में उतनी ही तकलीफ होगी। इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ज्यादा तकलीफ होगी पॉजिटिव चार्ज उस पर नहीं बन पाएंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ज्यादा तकलीफ होगी, भाई इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ही तो पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आएगा, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ही पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ज्यादा तकलीफ होगी पॉजिटिव कैरेक्टर उतना ही कम होगा। ठीक है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से निकल जाएंगे, ये लिखवाया है मैंने, जिसमें इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से निकल जाएंगे पॉजिटिव कैरेक्टर उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें आसानी से निकल गया क्योंकि एनर्जी बहुत कम देनी पड़ी, जबकि इसमें और इसमें इतनी आसानी से यह नहीं निकल पाएगा। इस वजह से बोला जाता है कि लेफ्ट से राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। बोलो आया नहीं है समझ में? बोलो बेटा आया नहीं आया समझ में? बेटा बुक की डेफिनेशन अगर याद करोगे ना, बुक में से याद करोगे, बिल्कुल चीज समझ में नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। जो चीज बोल रहा हूं उसको समझदारी से लिख लिया करो या कैप्चर कर लिया करो, जैसे ही भूलो। इसके जो लेक्चर है मैं वो रिकॉर्डेड सेशन डालता हूं, इसके रिकॉर्डेड सेशन जो है मैं यूट्यूब पर डालता हूं, जैसे ही भूलो, जैसे ही कोई डाउट आए ना देख लिया करो। तुम लोगों के पास में बहुत ही अच्छा बेनिफिट है कि तुम लोगों की क्लास भी लग रही है और साथ में रिकॉर्डेड सेशन भी जा रहे हैं, इतना अच्छा बेनिफिट है तुम लोगों के पास में। चलो कैप्चर करो इसको, डन। रीजन क्या है, एक रीजन ये भी है ना। चलो मिटाने जा रहा हूं। तेरी जहर भरी आँखों की मुझको चाल समझ में न आई। टॉप टू बॉटम की बात करते हैं। टॉप टू बॉटम में क्या होता है बेटा, टॉप टू बॉटम में जो मेटेलिक करैक्टर होता है वो इंक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम में क्या होता है, मेटेलिक करैक्टर क्या होता है बच्चा, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। टॉप टू बॉटम में मेटेलिक करैक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, धात्विक गुण बढ़ता है। अब वो धात्विक गुण बढ़ता कैसे वो देखो भाई, एक बात बताओ, पहले वही मैं फर्स्ट एलिमेंट ले लेता हूं, कौन सा, लिथियम है, ली ना के रब से फरियाद, है ना, ऐसे ले ली, है ना। मैंने तुम लोगों को जैसा कि बताया है बेटा कि इसके अंदर जो पहला जो एलिमेंट, पहली जो ग्रुप आती है ना, सबकी वैलेंसी +1 होती है। सबकी वैलेंसी क्या होती है, +1 होती है। क्यों, क्योंकि इसका 3 है तो 2,1 होगा, इसका क्या है 11 है तो 2,8,1 होगा। समझ में आ रही है चीजें, ठीक है। तो सबकी +1 होती है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूं बेटा कि लिथियम की भी +1 होगी वैलेंसी, सोडियम की भी +1 होगी वैलेंसी, पोटेशियम की भी +1 होगी वैलेंसी, रुबिडियम की भी क्या होगी, +1 होगी। अब तुम बोलोगे कि सर आप तो बोल रहे हो टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ता है मेटेलिक करैक्टर। टॉप टू बॉटम जाने पर जो मेटेलिक करैक्टर होता है वो बढ़ता है, और आप यहाँ पे ये चीज बोल रहे हो कि सबकी वैलेंसी सेम है। तो यार एक बात बताना, लिथियम की बात करूं तो इसके अंदर कितनी ऑर्बिट है, 2। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो कितनी ऑर्बिट है, 3। अगर मैं पोटेशियम की बात करूं तो कितनी ऑर्बिट है, 4, है ना। और अगर मैं रुबिडियम की बात करूं तो कितनी ऑर्बिट है बेटा, 5,
है ना। मतलब देखो ढंग से देखो तो यहाँ पे एटॉमिक साइज क्या बढ़ती जा रही है, एटॉमिक साइज बोले तो परमाणुीय आकार क्या इंक्रीज होता जा रहा है। परमाणुीय आकार इंक्रीज होने की वजह से क्या मैं ये बोल सकता हूं कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब जो अट्रैक्शन का जो फोर्स है वो क्या डिक्रीज हो रहा है। भाई मैंने हमेशा बताया तुम लोगों को अट्रैक्शन का फोर्स सब पे लगता है, लेकिन केवल और केवल अपन किस पे देखते हैं, बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर देखा जाता है। बोले तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है ना केवल उस पर देखा जाता है। तो एक बात बताना बेटा, यहाँ पे जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ प्रोटॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट यहाँ पर है, यहाँ प्रोटॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट यहाँ पर है और यहाँ प्रोटॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट यहाँ पर है। एक बात बताना, सबसे अच्छा बॉन्ड इसमें बन रहा है या इसमें बन रहा है, सबसे ऊपर वाले में बन रहा है या नीचे वाले में बन रहा है। भाई बोलो जल्दी बोलो फटाफट। भाई सबसे अच्छा बॉन्ड जो बन रहा है ना बेटा वो किसके अंदर बन रहा है, सबसे अच्छा बॉन्ड जो बन रहा है वो आपके लिथियम वाले में बन रहा है। क्यों, क्योंकि दूरी कम है, डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मजबूत होगा फोर्स। समझ में आ रहा है। अरे भाई दो जने है ना, एक तो फतेह और एक राज है ना, दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है मतलब प्यार ज्यादा है, प्यार ज्यादा है मतलब अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है तो चिपक जाएंगे वो एक दूसरे के। समझ में आ रही है चीजें। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास में दो चीजों के बीच में डिस्टेंस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, सीधी सी बात है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या इतना ज्यादा पॉसिबल है जितना हम इस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए। मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना कहां पे पॉसिबल है, इस वाले को या इस वाले को, किसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, ऊपर वाले को। किसको अपन ज्यादा आसानी से निकाल सकते हैं। भाई बाकी के क्या सो रहे हैं क्या, बाकियों को रिप्लाई नहीं आता क्या, बाकियों को आंसर नहीं पता। किसका इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है, हर्ष, रुबिडियम को क्यों। भाई सीधी सी बात है, क्योंकि अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करूंगा ना तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा वीक है, और वीक होने की वजह से मैं आसानी से इसमें से इलेक्ट्रॉन को फचाक से बाहर निकाल दूंगा। थोड़ी सी एनर्जी दी वो बाहर निकल जाएगा, थोड़ी सी एनर्जी दी वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहां पे बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहां पे बॉन्ड क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को आप आसानी से नहीं निकाल सकते जितना आसानी से इस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो। बोलो चीज आ रही है नहीं आ रही है समझ में। अरे भाई डिस्टेंस बढ़ गई ना, डिस्टेंस बढ़ने की वजह से भाई दोनों के बीच में दरार आ गई, फतेह के और राज के बीच में दरार आ गई। अब दरार आने की वजह से अगर इसको कोई भड़काएगा ना राज के खिलाफ तो ये भड़क जाएगा। समझो इस चीज को कि डिस्टेंस बढ़ने की वजह से आप दोनों को इजीली अलग कर सकते हो। बहुत कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जबकि यहां पे क्या है, जबकि यहां पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं ना, यहां पे तो बहुत कम डिस्टेंस है। कम डिस्टेंस होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से आपको इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए पसीने छूट जाएंगे क्या। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हो, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हो, बाहर की तरफ निकाल सकते हो। तो सिंपल सी बात है, एक बात बताओ, पॉजिटिव जल्दी से कौन बना लेगा, पॉजिटिव जल्दी से ये बना लेगा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी से निकाल देगा, ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी से निकाल देगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव कैरेक्टर आ जाएगा। जबकि ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी से नहीं निकाल पाएगा। तो भाई सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद में इसके कंपैरिजन में ये है ना, ये निकाल देगा, इसके कंपैरिजन में ये जल्दी निकाल देगा और इसके कंपैरिजन में ये जल्दी निकाल देगा। इसका मतलब जैसे जैसे मैं बढ़ता जा रहा हूं टॉप से बॉटम की तरफ, तो क्या आपका मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है यार, अभी बताया था ना, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इजीली आ जाए, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या आ जाए, इजीली आ जाए, उसका मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा। तो हमने देखा कि इसकी सबकी वैलेंसी +1, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सबके +1 है। अब कैसे डिसाइड करें, तो डिस्टेंस देखो, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन का सैक्रिफाइस करेगा, जब तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आ गया उसके ऊपर, जब उसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तभी तो उसके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट की कैटेगरी में वो आएगा। तो आसानी से इसके ऊपर क्या आ गया, धात्विक गुण आ गया। बोलो आया नहीं आया समझ में। तो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है बेटा, टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज क्या होती है, एटॉमिक साइज क्या होती है बेटा, एटॉमिक साइज बढ़ती है। ये देखो बढ़ रही है। एटॉमिक साइज बढ़ने से न्यूक्लियर फोर्स, क्या न्यूक्लियस फोर्स, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है।
है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बढ़ता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से, सॉरी डिक्रीज होगा ये, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने की वजह से जो हमको एनर्जी देनी है, मतलब जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैंने कल ही पढ़ाई थी, है ना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की भी जो वैल्यू है वो भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। भाई इसमें तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जबकि इसमें इतनी ज्यादा एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब विद्युत धनात्मकता, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब विद्युत धनात्मकता क्या होगी, इंक्रीज होगी। भाई क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि ये इतनी जल्दी नहीं त्याग कर पाएगा जितनी जल्दी क्या करेगा, ये कर देगा। जितनी जल्दी ये करेगा भाई सिंपल सी बात है, उतनी जल्दी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर इतनी जल्दी पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, तो ये क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और मेटेलिक करैक्टर भी क्या होता जाएगा, मेटेलिक करैक्टर भी इंक्रीज होता जाएगा। तो ये सारे इसके क्या होते हैं बेटा, रीजन होते हैं। बोला आया नहीं आया समझ में, बोलो आया नहीं आया समझ में सब लोगों को। ठीक है, कैप्चर करो इसका फोटो जल्दी फटाफट। चल समझ में वफा ने, इसके ना नोट्स तुम्हारी कॉपी में होने चाहिए। जब भी मिलूंगा ना नोट्स देखूंगा, कभी भी स्कूल खुल सकते हैं, और जब भी स्कूल खुलेंगे ना उस टाइम पे नोट्स देखूंगा मैं सबके, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के। हाँ बोल बकना। संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद में जाता है बेटा, ये तो था मेटेलिक करैक्टर। कौन सा करैक्टर था ये, मेटेलिक करैक्टर। अब आ जाता है नॉन मेटेलिक करैक्टर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अधात्विक गुण, अधात्विक गुण। ठीक है, तो बेटा नॉन मेटेलिक करैक्टर क्या होते हैं, टॉप टू बॉटम जाने पर, सॉरी लेफ्ट टू राइट जाने पर जो नॉन मेटेलिक करैक्टर होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है, जबकि मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज होता है। और टॉप टू बॉटम जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर नॉन मेटेलिक करैक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है, जबकि वो इंक्रीज होता था। अब कैसे होता है देखो भाई, सिंपल सी बात है, यहां पे मैं ये लाइन लिख देता हूं, जो एलिमेंट या जो नॉन मेटल या जो अधातु, जो नॉन मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन कैरी कर ले, कैरी कर ले, है ना, मतलब जो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को आसानी से ले ले, है ना, जो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को आसानी से ले ले, वो क्या होगा, उसका मेटेलिक करैक्टर उतना ही अच्छा होगा, उसका नॉन मेटेलिक करैक्टर वो उतना ही अच्छा, वो उतना ही अच्छा नॉन मेटल होगा। नॉन मेटल बोले तो अधातु होगा। ठीक है, तो दोज एलिमेंट विच कैन कैरी इलेक्ट्रॉन इजिली, दोज आर वेरी गुड नॉन मेटल, बहुत अच्छे क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, चलो अब क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, इस वजह से इसको हम इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट भी बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्व, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, या इलेक्ट्रो नेगेटिविटी प्रॉपर्टी होती है इसकी, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बोले तो विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, चलो देखते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पर ये क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो अपन बात कर रहे हैं, देखो हमने सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की बात कर ली थी, क्योंकि ये मेटल होते हैं। फिर सिलिकॉन मेटल होता है, उसके बाद में फॉस्फोरस, सिलिकॉन मेटलॉइड की कैटेगरी में आता है। उसके बाद में फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन की बात करते हैं अपन, किसकी, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। कौन सा पीरियड होता है ये, थर्ड पीरियड होता है, थर्ड पीरियड में आती हैं ये सारी चीजें। तो फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन का 17 होता है, इसका 16 होता है और इसका 15 होता है। ध्यान से समझना भाई, इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, या तो 5 इलेक्ट्रॉन या निकाल दे, या 3 इलेक्ट्रॉन ले ले। जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि देखो 2,8,5 भाई 2,8,5 कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है।
तो ये क्या कर देगा, 3 इलेक्ट्रॉन जरूरत होने की वजह से ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में पी के ऊपर, फास्फोरस के ऊपर क्या आ जाएगा, -3 चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिए ना, इसने 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिए तो -3 चार्ज आ गया। अब ये मैं नहीं बताऊंगा यार, क्योंकि मैं सब बहुत मतलब पिछली कम से कम 3 से 4 वीडियो में यही बताया है मैंने तुम लोगों को। अब ये नहीं बताऊंगा कि ये कैसे आया, वैलेंसी कैसे आई है। उसके बाद में सल्फर, सल्फर के ऊपर क्या आएगा, -2 आएगा, और यहां पे अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन के ऊपर क्या आएगा, -1 आएगा। मतलब जो आपका फास्फोरस है ना, इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन इसके 3 है, फ्री इलेक्ट्रॉन। बाकी के जो इलेक्ट्रॉन है उनको तो किसने कर रखा है, बांध के रख रखा है ना, बाकी के इलेक्ट्रॉनों को तो बांध के रख रखा है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। अब एक बात ध्यान से बताना बेटा मेरे को कि क्लोरीन को बनाना ज्यादा आसान है या फास्फोरस को बनाना ज्यादा आसान है, सोच समझ के जवाब देना। क्लोरीन को बनाना ज्यादा आसान है या फास्फोरस को बनाना ज्यादा आसान है, किसको बनाना ज्यादा आसान है, क्लोरीन को। क्लोरीन को क्यों भाई, क्लोरीन को क्यों, क्या रीजन है, हाँ भाई क्यों, क्योंकि जब मैं क्लोरीन की बात करता हूं तो क्लोरीन के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करनी पड़ेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है बेटा, ये एक तरीके की एनर्जी होती है। जब हम क्या करते हैं, किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो किसी को इलेक्ट्रॉन देने के बाद में एनर्जी रिलीज होती है, सही बोल रहा हूं ना मैं, हाँ। इलेक्ट्रॉन देते हैं तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं कि क्लोरीन में, या फिर इसको ऐसे समझो कि क्लोरीन को मुझे 1 इलेक्ट्रॉन देना है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन को देना ज्यादा आसान है बजाय 2 इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि अगर आप एक ही ऑर्बिट के अंदर या एक ही कक्षा कोश में 2 इलेक्ट्रॉनों को घुसाओगे तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन आसानी से वहां पर रह नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में अगर उसी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन आ गए जो बिल्कुल फ्री है, तो वो तीनों इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे। उसके लिए हमको अपनी तरफ से क्या करनी पड़ेगी, अपनी तरफ से एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी अपने को क्या करने के लिए कि वो स्टेबल हो पाए। तो 1 इलेक्ट्रॉन को देना ज्यादा आसान है बजाय किसके, इसके। तो हम क्या बोलेंगे बेटा कि ये आसानी से बन रहा है, ये इजीली बन रहा है बजाय इसके, और ये इजीली बन रहा है बजाय किसके, इसके। इसके मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि लेफ्ट से राइट जाने पर जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, भाई लेफ्ट से राइट चल रहे हैं ना अपन, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। भाई ये आसानी से बन रहा है, इसका मतलब ये बहुत अच्छा नॉन मेटल हुआ, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इतना आसानी से नहीं बन रहा, और ये तो बिल्कुल भी आसानी से नहीं बन रहा। तो देखो सबसे अच्छा नॉन मेटल ये, फिर ये, फिर ये, है ना। अच्छा, सबसे अच्छा जो नॉन मेटल होता है ना बेटा, वो होता है फ्लोरीन, ध्यान रखना। सबसे अच्छा जो नॉन मेटल होता है वो क्या होता है बेटा, कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है, ठीक है। चलो अगर हम बात करें क्यों होता है ऐसा, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई वही एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में क्या बोलेंगे, जो आपका मेटेलिक, जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। किधर से किधर की तरफ जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर। या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। कहां से कहां जाने पर, आपके लेफ्ट से राइट जाने पर, ठीक है बच्चा। राइट डाउन करो इसको फटाफट। देखो हर उसका मैं लॉजिक बता रहा हूं, बुक में कोई लॉजिक नहीं है, आप लोगों को डायरेक्टली बता दिया गया है, आप लोग समझ भी नहीं पाओगे, घूम जाओगे, कब इंक्रीज हो रहा है, कब डिक्रीज हो रहा है। हर चीज को मैं ढंग से समझा रहा हूं तुम लोगों को। चलो मिटाने जा रहा हूं, 1 2 3 4 डन। अब देखो, अब अपन बात करते हैं किसकी, टॉप टू बॉटम की। किसकी बात करते हैं, टॉप टू बॉटम की। जब टॉप टू बॉटम की बात करता हूं तो मैंने लिया फ्लोरीन, फिर ले लिया क्लोरीन, फिर ले लिया ब्रोमीन, और फिर ले लिया आयोडीन। फिर कल बाहर आएगी आंटी, ध्यान है ना। इसको अपन हैलोजन ग्रुप बोलते हैं, ध्यान है। तो देखो फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन के अंदर भी -1 होता है ना। क्लोरीन में भी -1 वैलेंसी होगी, ब्रोमीन की भी -1 होगी, क्योंकि आयोडीन की भी -1 होगी। क्यों, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, ये एक ही ग्रुप के लोग हैं। एक ही ग्रुप के लोग होने की वजह से वैलेंसी सबकी सेम होने वाली है ना। भाई मैंने बताया था ना कि सेम ग्रुप में केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी सेम होती हैं, ठीक है।
तो यार एक बात बताओ, फ्लोरीन के अंदर अगर मैं बात करूं तो फ्लोरीन का जो वो होता है ना, वो होता है बेटा 9 होता है एटॉमिक नंबर। 9 होने की वजह से इसके अंदर 2 ही ऑर्बिट आएंगी, पहले वाले में तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरे वाले में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्लोरीन का 17 होता है तो इसके अंदर 3 ऑर्बिट आ जाएंगी। फिर उसके बाद में ब्रोमीन के अंदर कितनी ऑर्बिट आ जाएंगी बेटा, 4 ऑर्बिट आ जाएंगी, समझ में आ रहा है। और उसके बाद में आयोडीन की बात करूं तो आयोडीन के अंदर कितनी ऑर्बिट आ जाएंगी, 5 ऑर्बिट आ जाएंगी। तो यार ये तो पंगा हो रहा है, बोलो चीज आ रही है नहीं आ रही है समझ में, ये तो प्रॉब्लम वाली बात हो रही है बेटा। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन होने के बाद में मुझे इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन देना है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन देना है। भाई ऑक्टेट पूरा करवाने के लिए 1-1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा ना, मुझे इन सबको 1-1 इलेक्ट्रॉन देना है। एक बात बताओ, या कहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, पहले तो ये बताओ मुझे, फ्लोरीन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है या आयोडीन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है? फ्लोरीन में ज्यादा है, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस कम होने की वजह से जब आप इसको 1 इलेक्ट्रॉन दोगे तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को ये जो प्रोटॉन है ना ये इजीली कैरी कर लेगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम है। भाई इनके कंपैरिजन में तो कैरी कर लेगा ना, लेकिन जब यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन दोगे ना लास्ट वाले में, तो क्या होगा, आप दोगे वो बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है। भाई इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में बॉन्ड वीक है, उनके बीच का बॉन्ड क्या है, वीक है। मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो 7 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, उनके बीच का बॉन्ड वीक है बहुत ज्यादा, और आप 1 इलेक्ट्रॉन और दे रहे हो उसको, तो 1 इलेक्ट्रॉन जब आप उसको दोगे तो इजीली दे नहीं पाओगे, और जब तक उसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाओगे तब तक जो आयोडीन है उसके ऊपर -1 चार्ज नहीं आएगा, है ना। जब तक आप उसको इलेक्ट्रॉन नहीं दोगे तब तक उसके ऊपर -1 चार्ज नहीं आएगा, और जब तक उसके ऊपर -1 चार्ज नहीं आएगा तब तक वो कौन सा कैरेक्टर शो नहीं करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को शो नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात है, इसने तो इजीली शो कर लिया। क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। जब इसको 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से मिल गया तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बन गया। क्या बन गया, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बन गया। जबकि इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी आसानी से नहीं आ पा रही है जितना इसके अंदर आसानी से आ पा रही है। तो भाई सिंपल सी बात है, ये वाला तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सबसे आसानी से बनेगा और ये वाला कम बनेगा। इसका मतलब टॉप से बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर जो होता है या विद्युत ऋणात्मकता का जो गुण होता है वो क्या होता जाता है बेटा, डिक्रीज होता जाता है। बोलो है नहीं है समझ में, बोलो बेटा। तो ये तुम्हारे होते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर और मेटेलिक कैरेक्टर। ये सब कुछ हो गया तुम लोगों के। एक आध कैरेक्टर और बचे होंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सीबीएसई के या एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, ना तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। फिर भी मैं तुमको करवा दूंगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एनएन ऊर्जा में तुम लोगों को करवा चुका हूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में तुम लोगों को करवा दूंगा कल, ठीक है। और इसके अलावा इसके मेरिट एंड डीमेरिट्स भी हो जाएंगे कल। ये चैप्टर तुम लोगों का फिनिश हो जाएगा कल वाली क्लास में, ठीक है बेटा। बहुत ही नाजुक चैप्टर है, नाजुक जिसको हम सेंसिटिव बोलते हैं ना, इतना सेंसिटिव चैप्टर है। थोड़ा सा भी इधर से उधर ज्ञान हुआ ना तो लंका लग जाएगी, ये ध्यान रखना। थोड़ा सा भी ज्ञान का तुम लोगों ने थोड़ा सा भी इधर उधर किया ना तो लंका लग जानी है, ध्यान रखना। क्योंकि ये पूरा चैप्टर तुम लोगों ने देखा होगा कि जब से प्रॉपर्टी स्टार्ट हुई है ना तब से प्रॉपर्टी में हर एक पॉइंट के ऊपर समझाया है मैंने, हर एक पॉइंट के ऊपर। और ऐसे है कि कंफ्यूजन का भयंकर वाला डोज है ये, है ना। तो इसको रटने की कोशिश करोगे ना तो आप ये समझ लो कि मरोगे, सीधी सी बात है। तो रटना मत, जो समझाया है उसको समझो। नहीं समझ में आया है वापस से वीडियो डालूंगा, उस वीडियो को वापस से देखो। मतलब ये देखो कि बहुत ही प्यारा चैप्टर है। केमिस्ट्री को अगर समझना है तो इस चैप्टर को समझ डालो, है ना। हालांकि ये तो अभी 1% है केमिस्ट्री को समझने का, अभी तो बहुत पापड़ बेलने हैं तुमको। 10th में नहीं, 10th में तो ऊपर से निकाल दिया है सारी चीजें, ठीक है। तो बेटा ढंग से तरीके से इस चैप्टर को पढ़ लेना, आसानी से पढ़ लेना, ढंग से पढ़ना इस चैप्टर को, ठीक है। ओके कैप्चर कर लो जल्दी फटाफट, टाइम होने वाला है। 1 2 3 4 5 ओके ऑल ऑफ यू, बाय। हो ही गया टाइम, 8:40 हो गए, पर एंड नहीं हुई आज तो मैंने जबकि जल्दी भेजा था। क्या टाइम है साले आने का, है सोता रहता है। तेरे घर वालों से बात करूंगा आज मैं, आज तेरे घर वालों से बात करूंगा कि ऐसी थोड़ी होती है कोई पढ़ाई। आप बोल रहे हो इसको पढ़ाओ और ये इसको आप सुलाते रहते हो, ये तो है नहीं कि उठा दो। तुझे भुला दिया फिर क्यों तेरी यादों ने। गुड मॉर्निंग बेटा।
मुझे ना दिया। मॉर्निंग बेटा, वहां उठा ले, फतेह को उठा ले। गुड मॉर्निंग आश। गुड मॉर्निंग अबे। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ये जब राघवेंद्र का ऐड नहीं होता है तो ये यहाँ क्यों नहीं आता है? ये हो ही नहीं पता, ये ऐड 3 उससे भेजता है, यहाँ क्यों नहीं आता है फिर ये? हैं? देखना कितने उनसे है। वीडियो ऑन करो सब लोग अपनी। शुभम शर्मा, हर्षित, हर्ष, राघवेंद्र, तनु, मीणा, वीडियो ऑन करो सब लोग अपनी अपनी। चलो अपनी देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज अपन ने कर ली थी। वैलेंसी अपन ने समझ ली थी कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं, संयोजकता कैसे निकालते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ये अपन ने बात कर ली थी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में बात कर ली थी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बारे में बात कर ली थी। मेटेलिक करैक्टर हो गया था, नॉन मेटेलिक करैक्टर बोले तो धात्विक गुण हो गए थे, अधात्विक गुण हो गए थे। ठीक है, इसके अलावा अपन ने क्या क्या कर लिया था? इसके अलावा अपन ने हाँ, कैटायन जो है वो अपने एक्चुअल एटम से छोटा होता है और एनायन जो है वो अपने एक्चुअल एटम से बड़ा होता है। क्यों? ये भी अपन ने कर लिया था। आज अपन बात करने जा रहे हैं बेटा किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। और लास्ट टॉपिक है ना, इसके बाद में जो तुम्हारा बचेगा वो केवल और केवल इसके मेरिट एंड डीमेरिट बचेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हिंदी में इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन आयनन ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन आयनन ऊर्जा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में? जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद में, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए के बाद में जो एनर्जी बाहर निकलती है, इलेक्ट्रॉन जब कोई भी एटम गेन करता है तो गेन करने के बाद में जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? टू गेन वन इलेक्ट्रॉन, टू गेन इलेक्ट्रॉन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए कुछ अमाउंट में क्या होती है? एनर्जी निकलती है। जब भी अपन इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, जब भी अपन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, तो लेते टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है और टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पे देखो, जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती थी मेटल के लिए, वैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है किसके लिए? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है नॉन मेटल के लिए। किसके लिए होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? नॉन मेटल के लिए, क्योंकि जो मेटल होते हैं वो कभी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करते, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो गेन होने के दौरान जो एनर्जी वहाँ पे रिलीज होती है बेटा, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। चलो बात करते हैं अपन किसकी? अपन बात करते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आयनन ऊर्जा के साथ में क्या होता है?
मे भी समझ में तो आ गया होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है बेटा। टू गेन इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, इलेक्ट्रॉन को घुसाने के लिए ऑर्बिट के अंदर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी जितनी एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी बाहर निकलती है, जब आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो एनर्जी बाहर निकलेगी, तो जो एनर्जी बाहर निकलती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है देखते हैं, बात करते हैं, ठीक है। तो हम फास्फोरस की बात करते हैं, सल्फर की बात करते हैं और क्लोरीन की बात करते हैं। तो अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 15, सल्फर का होता है 16 और क्लोरीन का होता है 17। तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कम से कम कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है इसको, 3 इलेक्ट्रॉनों की। सल्फर की बात करूं तो सल्फर को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब यहाँ पे इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो फास्फोरस को क्या, इसका मतलब क्या है यहाँ पे ढंग से समझना कि फास्फोरस की जो आउटर मतलब कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो 285 होगा। मतलब इसकी अगर मैं वो बनाऊं क्या, पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, दूसरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 और तीसरी वाली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5, है ना। इसका मतलब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो मैं क्या करूंगा, इसको 3 इलेक्ट्रॉन दूंगा। अब क्या करूंगा मैं, एक बाय एक करके दूंगा, ठीक है। पहले तो इसका डायग्राम मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, इसकी बात करता हूं तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं और वैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2, 8, 6, मतलब जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 16 एटॉमिक नंबर है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2, 8, 6, ठीक है। तो पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अंदर वालों से अपने को कोई मतलब नहीं होता, मैंने पहले भी बोला है तुम लोगों को। क्लोरीन का क्या होगा बेटा, 2, 8, 7, तो पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब ढंग से देखो तो इसको तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की, इसको कितने की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की, और इसको कितने की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन की। इसका मतलब अगर मैं इसको 1 एनर्जी दूंगा तो कुछ एनर्जी बाहर निकलेगी, अगर मैं इसको 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो कुछ एनर्जी बाहर निकलेगी, इसको मैं 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो कुछ और ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, और अगर इसको 3 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एनर्जी बाहर निकलेगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी होगी या इसकी होगी, भाई किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी होगी या इसकी होगी, बोले तो फास्फोरस की होगी या क्लोरीन की होगी, बताओ सब लोग। भाई हाँ भाई, सब लोग ये बोलेंगे कि फास्फोरस की होगी सर, ठीक है, और बोलना भी चाहिए कि फास्फोरस की होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में फास्फोरस की ना होके क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। उसका क्या रीजन होता है वो समझना। मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बताया था, अगर ध्यान हो तो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में मैंने तुम लोगों को ये बताया था कि उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन को घुसाते हैं तो इजीली कौन सा एटम ऐसा होता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, तो ये एटम आसानी से इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है क्योंकि इसको केवल 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, जबकि इसको कितने की जरूरत पड़ती है, 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। 3 इलेक्ट्रॉनों को देने के लिए हमको अपनी तरफ से एनर्जी देनी पड़ती है। अगर आपको 3 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या करवाने, स्टेबल करवाने, तो आपको अपनी तरफ से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हालांकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुई वो यहाँ पे सबसे ज्यादा थी, ठीक है, उसके बाद में इसमें थी और उसके बाद में इसमें थी, लेकिन जब हमने यहाँ पे जब 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो उसको स्टेबल करवाने के लिए हमको अपनी तरफ से कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ी। लेकिन यहाँ क्या हुआ बेटा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हमको घुसाने पड़े, तो वही बात, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, रिपेल कर रहा था, तो उसको यहाँ पे स्टेबल करने के लिए हमने हमारी तरफ से कुछ एनर्जी इसको डोनेट की। मतलब मैंने भाई इसमें से एनर्जी रिलीज हुई, इससे ज्यादा रिलीज इसके अंदर हुई, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या कि जो एनर्जी रिलीज हुई ना वो एनर्जी काम आ गई। जो एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन लगाने के बाद में रिलीज हुई थी उसको स्टेबल करने के लिए वो एनर्जी क्या आ गई, काम में आ गई, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे एनर्जी बहुत सारी रिलीज हुई, लेकिन उन तीनों इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिट में रखने के लिए, ऑर्बिट में स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए हमको अपनी तरफ से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इसको क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इसको क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यही रीजन है कि इसमें एनर्जी रिलीज जो होती है ना वो काम भी आ जाती है, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुई वो इतना काम में नहीं आई। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है भाई। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हमको देना था वो स्टेबल हो गया देती, ठीक है, हमको अपनी तरफ से एनर्जी नहीं देनी पड़ी बल्कि हमको एनर्जी मिल गई। इसकी बात करूं तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हमको अपनी तरफ से देने थे, तो पहले तो मैंने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, चलो कोई बात नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन देते ही मेरे पास में एनर्जी निकल के आ गई।
जब मैंने जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया ना तो एनर्जी निकली भी, लेकिन वो निकलने वाली एनर्जी पूरी की पूरी क्या हो गई, वेस्ट हो गई। क्यों? क्योंकि जो दूसरा इलेक्ट्रॉन था ना उसको इसमें स्टेबल करवाने के लिए हमको अपनी तरफ से कुछ एनर्जी देनी पड़ गई। और यहाँ पे तो 3-3 इलेक्ट्रॉन है और 3-3 इलेक्ट्रॉनों को एक साथ एक ऑर्बिट में लगाने के लिए हमको अपनी तरफ से बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट इज द रीजन कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी बेटा, इसकी होगी, देन इसकी होगी और उसके बाद इसकी होगी। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, लेफ्ट से राइट जाने पर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होती है, आपकी इंक्रीज होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसकी है और सबसे कम इसकी है। तो ऐसे चलने पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है। बोलो आया नहीं आया समझ में? बोलो बेटा सब लोगों को समझ में आया नहीं आया? तो ये एक अकेला ऐसा है जिसमें 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 थोड़ा सा अलग हो जाता है कि हाँ भाई लगता क्या है और हो कुछ और जाता है ना। ये अकेला ऐसा पार्ट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जिसमें कुछ और लगता है और हो कुछ और जाता है। ठीक भाई लोगों। और टॉप टू बॉटम की अगर मैं बात करूंगा तो टॉप टू बॉटम तो है ही क्या यार, टॉप टू बॉटम में तो सबके पास में -1 होगी भाई। अगर मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करूं तो इसकी वैलेंसी भी -1, इसकी भी -1, इसकी भी -1, इसकी भी -1, क्योंकि सब में क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है। सब में क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन दिया। लेकिन यहाँ पर जो आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो ना, वो जब आपने इलेक्ट्रॉन दिया ना तो वो फचाक करके बाहर आ गया। आपने दिया फिर बाहर आ गया। क्यों बाहर आ गया? क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा थी भाई। न्यूक्लियस के बीच में जो प्रोटॉन थे उनके बीच में और आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब बाह्यतम कक्ष और कोश में जो इलेक्ट्रॉन थे उन दोनों के बीच में दूरी क्या थी, ज्यादा थी। दोनों के बीच में डिस्टेंस होने की वजह से हुआ क्या, जो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया ना वो इसके अंदर रह ही नहीं पाया, वो इसके अंदर क्या नहीं कर पाया, वो इसके अंदर रह नहीं पाया, वो इसके अंदर स्टेबिलिटी प्रदान नहीं कर पाया। तो इसमें रखने के लिए मुझे क्या करनी पड़ी, अपनी तरफ से एनर्जी देनी पड़ी, जबकि यहाँ पे वो क्या करता था, रह रहा था। इसका मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर ये क्या होती है, टॉप टू बॉटम जाने पर ये डिक्रीज होती है। क्या होती है ये, डिक्रीज। कौन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ में आया क्या क्यों डिक्रीज हुई? भाई फ्लोरीन को मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया, फ्लोरीन को मैंने क्या दिया, फ्लोरीन को मैंने मान लो सपोज दैट फ्लोरीन को मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया। एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद में क्या होगा, ये जैसे मैं एक इलेक्ट्रॉन दूंगा इसमें से एनर्जी बाहर निकलेगी। फिर मैंने क्लोरीन को दिया, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही दिया वैसे ही एनर्जी बाहर निकलेगी। लेकिन अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, एफ की बात करूं, तो इसका एटॉमिक साइज बहुत छोटा होता है। छोटा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन दिया है उसको जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या कर रहा है, पकड़ के रख रखा है उसने, मतलब एक बॉन्डिंग तो बनी दी है ना। क्लोरीन के पास जाते हैं तो थोड़ा बड़ा हो गया, तो बॉन्ड थोड़ा वीक हो गया। तो जब आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो इसको पकड़ने वाला कौन है, कोई नहीं। ठीक है, तो ये फ्री है, तो ये अपन देंगे या बाहर निकलने की कोशिश करेगा। फिर ब्रोमीन की बात करें तो ये और ज्यादा डिस्टेंस पे आ जाता है, और आयोडीन की बात करें तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे आ जाता है। तो आयोडीन के अंदर जब अपन इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उसको होल्ड करके रखने वाला कोई नहीं है, होल्ड करके रखने वाला कोई नहीं है, तो मुझे अपनी तरफ से क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। जब मैं उसको अपनी तरफ से एनर्जी दूंगा तो मुझे, हालांकि इन चारों में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समान मिली थी, मुझे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इक्वल मिली थी, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, मैंने वो एनर्जी दे दी वापस, तो टॉप टू बॉटम जाने पर वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है? कोई बात नहीं। बोला आया क्या समझ में? यहां तक चीज समझ में आ गई क्या सब लोगों को? ठीक, इसको जल्दी से कैप्चर कर लो, मिटाने जा रहा हूं, फटाफट कैप्चर कर लो। चैप्टर आज तुम्हारा ये खत्म होने वाला है, और बहुत ही प्यारा चैप्टर था बेटा। ये इतना अच्छा चैप्टर था कि इसके अंदर कुछ भी पढ़ने का नहीं था, सब समझने का था। सब A to Z चीजें समझने की थी। जो लास्ट में आके ज्वाइन हुआ है उसको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, क्या हो रहा है टॉप टू बॉटम, क्या हो रहा है लेफ्ट टू राइट, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा होगा उसके। ये समझ लो कि जिसने स्टार्टिंग की क्लासेस नहीं ली ना, पीरियोडिक टेबल क्या होती है, ठीक है, मेंडली पीरियोडिक टेबल क्या थी, हेनरी मॉजले ने क्या दी थी, उनके क्या एडवांटेज थे, क्या डिसएडवांटेज थे, क्या नहीं बता पाए, क्या कमियां थी, जिसने नहीं देखा ना वो भूल ही जाओ कि ये चैप्टर समझ में आना है, क्योंकि एक एक चीज समझाने वाली है इसके अंदर, एक एक चीज, छोटी से छोटी चीज समझाने वाली है इसके अंदर। और नहीं मानो तो ये जितने भी बच्चे ले रहे हैं क्लास उनसे पूछ लो भाई समझाने वाली है या नहीं, हर चीज समझाने वाली थी इसके अंदर। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया पार्ट फिनिश। अब अपन बात करते हैं किसकी, मतलब छोटी सी चीज और है। एक तो जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसके एडवांटेज क्या क्या थे, है ना, उसके एडवांटेज क्या क्या थे, उसको अमल में क्यों लाया गया, ठीक है, मेरिट्स क्या क्या थे उसके, है ना। तो मेरिट्स देख लो। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर। पहला क्या था, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न
पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड थी है? एटॉमिक मास के ऊपर और एटॉमिक नंबर के ऊपर। बोलो, एटॉमिक मास पे बेस्ड थी या एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड थी है? एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड थी। पढ़ाई नहीं करता ना घर पे तू? एटॉमिक नंबर बोले तो परमाणविक भूल चुका होगा फिर तो तू, तेरे को तो एक भी चीज याद नहीं होगी। फर्स्ट क्या था? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड थी। सेकंड, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेल्प अस अंडरस्टैंड बाय एलिमेंट इन अ ग्रुप शोड सिमिलर प्रॉपर्टी बट एलिमेंट इन डिफरेंट ग्रुप। मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने ये बताया कि अगर आपके एक ही पीरियड के अंदर जितने भी, या एक ही ग्रुप में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं ना, एक ही ग्रुप में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो इन्होंने ये चीज बताई थी कि इन अ सिंगल ग्रुप, इन अ सेम ग्रुप प्रॉपर्टीज विल बी सेम। ये चीज तो सबने बोली थी कि भाई एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे एलिमेंट कैसे होंगे? सेम होंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक्सप्लेन द रीजन फॉर द पीरियोडिसिटी। ठीक है, इट एक्सप्लेन द रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी। इन्होंने ये बताया था कि कोई एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों रिपीट होती हैं एक पीरियड के बाद में, मतलब एक वर्ग अंतराल के बाद में, या आपस में क्यों रिपीट होती हैं, इन्होंने ये चीज भी बताई थी। ठीक है, और ये कुछ इनके एडवांटेज थे। ठीक है, इन्होंने बाकी सब कुछ बताया था। इन्होंने आइसोटॉप के बारे में भी बताया था, एक्सप्लेन अबाउट आइसोटॉप के बारे में भी बताया। आइसोटॉप क्या होते हैं? जिनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं, और एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो इन्होंने किसके बारे में बताया था? आइसोटॉप्स के बारे में भी बताया था। ठीक है, इनके डीमेरिट ये रहे, मतलब ये किस चीज को नहीं बता पाए? ये हाइड्रोजन की पोजीशन को नहीं बता पाए। ही couldn't explain about actual position of हाइड्रोजन, जो आज भी पता नहीं है अभी तक। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन की जो कंडीशन है, हाइड्रोजन की जो स्थिति है कि हाइड्रोजन को कहां रखा जाना चाहिए, उसके बारे में ये नहीं बता पाए। बोलो आया नहीं आया समझ में? तो पहला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है, जिससे बहुत सारी जो भी प्रॉब्लम थी वो शॉर्ट आउट हुई थी। उसके बाद में उन्होंने ये चीज बताई कि सेम ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे उनकी सबकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, चाहे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो वैलेंसी हो, चाहे वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, चाहे वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हो, कुछ भी हो, सब कुछ क्या होने वाला है? सेम रहने वाला है। इट एक्सप्लेन द रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी। इन्होंने पीरियोडिसिटी के बारे में बताया कि क्यों कोई एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो अपने आप को क्या कर लेती है? अपने आप को हर दूसरे, 8वें, 18वें और 32वें एलिमेंट के बाद में अपने आप को क्या करना स्टार्ट कर देती है? रिपीट करना स्टार्ट कर देती है। जैसे पहले पीरियड की बात करूं तो 2 एलिमेंट के बाद में वो रिपीट हो जाता है। दूसरे पीरियड की बात करूं तो 8 एलिमेंट के बाद वो रिपीट होती है। तीसरे पीरियड की बात करें तो 8 एलिमेंट के बाद रिपीट होती है। उसके बाद में चौथे पीरियड की बात करें तो 18 एलिमेंट, जिसको हम बोलते हैं लार्ज पीरियड, है ना? क्या बोलते हैं अपन? ज्यादा। राघवेंद्र एक मिनट रुको तुम लोग। बोले यहाँ तक चीजें समझ में आ गई क्या? तो ये सारी चीजें तुम्हारी होती हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारी हो गया चैप्टर नंबर जो भी है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट जो है वो चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। अगर तुम लोगों ने डेली नहीं पढ़ा है तो अब तक भूल चुके होंगे, और भूल जाना कि तुम लोगों को कुछ भी आने वाला है, बिल्कुल दिमाग में से निकाल देना कि तुम लोगों को कुछ आने वाला है, सब कुछ भूल चुके होंगे तुम लोग। ठीक है, और अब वीडियो वगैरह भी डालना बंद करूंगा मैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो वगैरह नहीं डालूंगा, क्योंकि तुम्हारी क्या है, आदत पड़ गई गंदी, है ना? यहाँ पे नहीं समझ में आता तो वहाँ देख लेंगे, वहाँ समझ में नहीं आता तो यहाँ देख लेंगे, सब कुछ बंद करूंगा। अब टेस्ट होगा तुम लोगों का जैसे ही ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, या तो मंडे को या ट्यूसडे को तुम्हारा टेस्ट लूंगा मैं इस चैप्टर का। ठीक है।